हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। क्लास 11th में हम चैप्टर देख रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। इसका आज लास्ट टॉपिक है। अब इसमें हम सबसे पहले इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की बात करेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। जिस तरीके से स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते थे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था? एक्स। और जो फोर्स अप्लाई करते थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे हैं तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हुआ? एक्स। और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? के। और के को क्या बोलते थे हम? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। सिमिलरली जो इलास्टिक बॉडी होती है उसमें भी सेम यही होता है। जब इन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये पार्टिकल है, क्या होंगे आपके एटम? क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे जब फोर्स अप्लाई करोगे। अभी जो डिस्टेंस है इनकी कितनी है? r विदाउट फोर्स। जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये डिस्टेंस क्या रहेगी? r प्लस डेल्टा r। तो एटम जो है कितना इंक्रीज हो गया? डेल्टा r। तो इसी में जो फोर्स होगा, देखो व्हेन अ स्प्रिंग तो इसमें क्या होगा? व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स द रेस्टोरिंग फोर्स F developed in the spring is directly proportional to the increased length। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे? F is equal to Kx where K is a constant which is called the force constant of the spring। In a similarly way when external force is applied on a solid, ये क्या है? सॉलिड है, इलास्टिक बॉडी है, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इन अ डिस्टेंस बिटवीन इट्स एटम चेंजिंग, तो एटम की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज। पहले कितनी थी? r0 और बाद में क्या हुई? r प्लस r0। तो एटम की जो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो आपका चेंज हो गया। ठीक है। द इंटर एटॉमिक फोर्स F, जो एटमों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स। डेवलप्ड बिटवीन द एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन डिस्टेंस डेल्टा r। तो हम क्या लिख सकते हैं? F डैश या F ले लो या F डैश मान लो, जो आप मानो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K इनटू डेल्टा r। डेल्टा r क्या है? चेंज डिस्प्लेसमेंट। और के को क्या बोलेंगे? अब चेंज किसमें हो रहा है? एटम में हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। अब let be the length of a wire and r0 the normal distance between the atoms of the wire। एक हमने वायर ले रखा है
जिनके एटम की डिस्टेंस कितनी है r नॉट। सपोज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, इस पर हमने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाइड किया, द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय l and the distance between its atom increase from r naught to r naught plus delta r। पहले r naught थी, जो इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा r। तो फाइनल डिस्टेंस उनकी क्या हो गई, r naught प्लस डेल्टा r। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखिए, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या लिखोगे, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो यहां से देखो, अब इसमें चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा आर, कितना चेंज है, ये क्या है, चेंज डेल्टा आर। और पहले कितना था जब द फोर्स में आर नॉट, तो इसका स्ट्रेन निकालोगे तो क्या लिखोगे, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज डिस्प्लेसमेंट कितना डेल्टा आर, और इनिशियल कितनी थी डिस्टेंस आर नॉट। नहीं है रिप्लाई हो गया, सॉरी तो ले जा रहा है, कह देना पॉज करेंगे, पॉज करिए तुम सेव ओवर। अब देखो क्या लिखा है, सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज r नॉट, हमने दो एटम्स की जो डिस्टेंस दी है वो क्या ली है, r नॉट। देयर विल बी ऑन एवरेज वन चेन ऑफ एटम्स इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा इसका, बोलो। अगर हम एक एटम की बात करते हैं, ये एक एटम है, तो यहाँ से भी r नॉट डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी होगा, नहीं होगा, यस सर। तो इसका जो एरिया होगा, कितनी एरिया में होगा ये, एक एटम r नॉट स्क्वायर ऑफ द वायर, देयर विल बी 1/r नॉट चेंज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Thus, if A be the area of cross section of the wire, तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या मान लिया, कैपिटल A। फिर उन्होंने आधार बना, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पे, F डैश। अब यहाँ से देखो F डैश, F डैश कितना हो जाएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं, therefore the inter-atomic force acting on चेक पर निकालना चाहते हैं, तो F डैश इसका कितना होगा, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नंबर ऑफ चेंज। अब एक्सटर्नल फोर्स कितना था हमारे पास, F। अब नंबर ऑफ चेंज कितनी हो जाएंगी, यहाँ देखो, अगर हम बात करें ऑफ एटम इन द क्रॉस सेक्शन एरिया r नॉट स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, r नॉट स्क्वायर। अगर हम बात करें, देयर विल बी चेंज पर यूनिट एरिया में कितनी चेंज हो जाएंगी, 1/r स्क्वायर। पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर हम बात करें ए एरिया में चेंज कितनी हो जाएंगी, ए का मल्टीप्लाई होगा, यूनिट में निकालोगे तो ए की जगह क्या रखोगे, 1। तो F अपॉन A अपॉन R नॉट का स्क्वायर, R नॉट जाएगा ऊपर, F R नॉट स्क्वायर अपॉन A। अब F के लिए क्या पढ़ा था आपने, F इक्वल टू K इंटू डेल्टा R। तो यहाँ से K इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन डेल्टा R। तो K इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन डेल्टा, ये फोर्स का प्ले हो रहा है, इक्वल टू F डैश की में क्या लिखोगे, F R नॉट स्क्वायर अपॉन A अपॉन डेल्टा R। तो क्या हो गया, F अपॉन A इक्वल टू क्या होगा, R नॉट को दो पार्ट में लिख लो मल्टीप्लाई, R नॉट इनटू R। तो R नॉट अपॉन डेल्टा R इनटू R। ये क्या बना, अगर देखा जाए तो स्ट्रेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। और ये क्या बन जाएगा, R नॉट अपॉन डेल्टा R। स्ट्रेन को क्या लिखोगे, डेल्टा R अपॉन R नॉट।
अगर इसी को हम उल्टा लिख दें आर नॉट अपॉन डेल्टा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या बना आपका स्ट्रेस, ये क्या बना आपका अपॉन कौन स्ट्रेस, ये तो बना इनटू क्या बना आर नॉट किसके इक्वल के के इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसका रेशियो वाई का y इनटू R0 ये रिलेशन हो गया k इक्वल टू y r नॉट Interatomic force constant K is equal to the product of young modulus of the material of the wire and the normal distance r naught between the atoms of the wire. ये जो K जो है K किसके इक्वल है young modulus and r naught क्या चीज है distance between या normal distance between two atoms. ठीक है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्ट इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। टेंपरेचर को हीट करोगे तो वायर स्ट्रेच होता है कि नहीं होता है। यस सर। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। यस सर। द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। इफ इम्प्योरिटी इज मोर इलास्टिक then it gives rise to increase in elasticity, but if impurity is more plastic it gives rise to decrease in इलास्टिक। अब कोई इलास्टिक बॉडी है उसमें इलास्टिक ही मटेरियल को मिला दिया तो इलास्टिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। जैसे रबड़ है, रबड़ प्लास्टिक मिलाओ तो इलास्टिसिटी खत्म होगी नहीं होगी। अगर प्लास्टिक कम हो जाएगी खत्म भी हो सकती है क्योंकि प्लास्टिक तो तुरंत टूट जाएगी ना जैसे तुम करोगे स्ट्रेच करोगे उसे। ठीक है। अब रबड़ में इम्प्योरिटी मिला दी और जिसकी इलास्टिसिटी क्या है कम तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी कम। जैसे मटेरियल मिलाओगे इलास्टिसिटी का मिलाओगे तो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी और इलास्टिसिटी कम होगी उसे मिलाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग रोलिंग एंड नाइलिंग। इसका मतलब क्या है जैसे ही आप उसे किसी भी मेटल कोई भी है जिसकी इलास्टिसिटी है उसको पीटोगे तो इलास्टिसिटी उसकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। बट ऑन एनाइलिंग द इलास्टिसिटी डिक्रीज। एनाइलिंग करोगे तो उसको क्या हो जाएगा मतलब दोनों चीज होनी चाहिए हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअल। जब किसी को हीट करोगे कूल करोगे हीट करोगे कूल करोगे तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये नीड टू हैव चैप्टर में पूछा गया है द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रिक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो फ्रिक्शनल रेडियस का मतलब क्या है हमें क्या फाइंड करना है डेल्टा अपॉन आर। अच्छा बल्क मॉडुलस बी का फार्मूला क्या होता है बोलो पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा बी अपॉन बी इसका तो क्या होगा पी अपॉन बी। अब देखो यहाँ पर चेंजिंग की बात हो रही है किसकी हो रही है तो अब वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 r क्यूब। लेकिन तुमने परसेंटेज अगर पढ़ी हो तो पावर कहाँ जाती है आपकी आगे जाती है। अगर इसी वॉल्यूम को रेडियस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे 3 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन बी। तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या आ गया आपका पी अपॉन 3 बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। क्या क्वेश्चन है द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रिक्शनल डिक्रीज। तो हमें क्या फाइंड करना है फ्रिक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो हमें फाइंड करना है डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बी इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन बी। अगर इसको चेंज फ्रिक्शनल को रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे ऐसा होगा जो पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे वॉल्यूम का
रेडियस के फॉर्म में क्या रिलेशन होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 3 आगे आ जाएगा डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू p अपॉन v। तो डेल्टा अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर p अपॉन 3v। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी। क्वेश्चन है हमारा एक एनपी में आया हुआ है 2015 में। द एप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन इज, कितनी डेप्थ गिवन है आपको 2700 मीटर। फिर क्या लिखा हुआ है द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कितना है। तो इस क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी कितनी गिवन है 45.4 × 10⁻11। अच्छा डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है 10⁻3 kg/m³। हमें फाइंड क्या करना है ऑब्टेन ऑफ द बॉटम ऑफ द ओशियन। हमें फाइंड करना है डेल्टा v अपॉन v, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे ओशियन में जाएंगे तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। अच्छा तो b को इधर लेके आओ, या फिर k इक्वल टू क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी 1/v। तो k इक्वल टू 1/v की जगह क्या लिखो p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। तो ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा आपका ऊपर। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v अपॉन p। डेल्टा v अपॉन v हमें फाइंड करना है तो क्या लिखोगे kp। अच्छा kp k हो गया कंप्रेसिबिलिटी। प्रेशर क्या निकालोगे डेप्थ में h रो g। अभी आप वैल्यू पुट कर लो k कितना है 45.4 -11। हाइट कितनी है 2700 मीटर। रो कितना है 10⁻3 g रख लो 10 या 9.8 रख लो। तो देखो कितना हुआ 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10 रखना है, लेकिन इसमें केवल पावर सेम है उसी में आएगा 9.8 रख के करो कैलकुलेट से। क्या नहीं कर लो जी 12,258 2700 है वो जो करा दो पावर पड़ जाएगी। कितना हो जाएगा देखो 1 2 3 6। तो पावर कितनी बची 10 की पावर -5 12,000। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1225.8। नो सर वो रहता है तुम बोलते हैं तो क्या गुली करते करे बैठे 1225 है 8 8 16 सर दूसरी कैलकुलेशन देखो 253 31 8 सर 8 और 7 7 8 5 15 हो 8 8 7 15 यहाँ 2 होगा है ना। यस सही है 2 5 0.8 0.8 1 2 3 यही है, यही। 1.2 into 10 power -5 + 3 -2। कौन सा ऑप्शन सही है सेकंड करेक्ट।